अच्छा, तो अभी फिर हम पेपर 2 का स्पेसिमेन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और ये 2023 के सिलेबस के हिसाब से डिजाइंड है। टोटल टाइम आपके पास 1 आवर 45 मिनट्स का। पहले ये होता था कि सेक्शन ए सेक्शन बी होता था ना, सेक्शन बी में एक चॉइस होती थी, अब नहीं है। दूसरा एक ये कि आपके पास जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है ना, ये जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे। थर्ड ये कि आपके पास अब ये जो टोटल मार्क्स है ना इस पेपर के, वो 80 हो गए, पहले 75 का होता था। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 1.1 is the speed time graph for a stone as it falls to the ground. Part A, on figure 1.1 mark a letter X to indicate a point where the rock is moving with a constant speed. तो हम किसी भी जगह पर ना एक पॉइंट मार्क करेंगे और उस पे X लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मार्क करें, किसी भी जगह कर दें। उसके बाद अ लेटर Y टू इंडिकेट अ पॉइंट वेयर द रॉक इज डीसेलरेटिंग। तो यहाँ मिसाल के तौर पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया और उसको Y लिख दिया, तो ये 2 पॉइंट्स मार्क हो गए, 2 मार्क्स का काम। At time t is equal to 0, the acceleration of the stone is equal to the acceleration of the free fall. Give the name of force accelerating the stone at t is equal to 0. अगर एक्सेलरेशन इक्वल है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के ना, तो हम इसको कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, द वेट ऑफ द स्टोन इज 4 न्यूटन। As the stone falls, the force F of air resistance acting on the rock changes. State the value of F at t is equal to 0. तो शुरू के अंदर जो है ना इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फोर्स F जो है ना वो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है। जब इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा ना, तो आपके पास एयर रेजिस्टेंस उस वक्त 0 होगी। जैसे जैसे मूव करेगा स्पीड इंक्रीज होगी, तो फिर एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। स्टेट द वैल्यू ऑफ F एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब हमें बताना है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर हम देखें ना t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू वेट होगा, और वेट कितना है 4 न्यूटन। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 4। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 4। तो जब एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाएगी। एक और चेंज आप नोट करेंगे कि अब यहाँ पे ना इन्होंने आंसर्स के साथ यूनिट खुद मेंशन कर दी है। ठीक है, अक्सर जगहों पे मेंशन है। सजेस्ट वाई एफ चेंजेस बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड्स। तो हम लिखेंगे बिकॉज द स्पीड is increasing, which increases F also, जिसकी वजह से ये F भी या एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक एट t is equal to 4 seconds. स्टेट द यूनिट ऑफ योर आंसर। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन, तो अब हमें यहाँ पर ना एक टेंजेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर फिर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट वो लाइन होगी जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, अब आपने इस पे 2 पॉइंट्स कंसिडर करके या कोई ट्राइंगल कंसिडर करके इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो अगर मैं ट्राइंगल से कर लूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लें कितना बन रहा है। ये बन रहा है 5.4 7.2। ठीक है, और वर्टिकली हम 40 से 50 पे चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू 10 हो गई और ये वाली वैल्यू 1 और 1.8 हो गई। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1.8 कर लेंगे। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 5.56 कर देंगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होगी।
The mass of the stone is 408 grams. Determine the force of air resistance acting on the rock at t is equal to 4 seconds. अच्छा, आप देखें आपके पास जो मास है ना, सबसे पहले ये चेंज होगा किसमें, किलोग्राम्स में, तो ये हो जाएगा 0.408. एक्सेलरेशन आपने फाइन कर लिया, वो है 5.56, 2.27 न्यूटन्स. तो ये हमारा आंसर होगा 2.27 न्यूटन्स का. क्वेश्चन 2 पे चलते हैं. Figure 2.1 shows a black car going up a hill on a sunny day. State on one way in which the car is gaining thermal energy. यहाँ पे हम लिख देते हैं radiation from the sun. ठीक है, कोई कंबस्शन लिखे वो भी सही है, फ्रिक्शन की वजह से लिखे वो भी सही है. तो heat lost to air. The car accelerates up the hill. In addition to an increase in thermal energy, there are other energy transfers taking place. Chemical energy decreases. जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा, केमिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है अप द हिल. और जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो हीट भी, वो जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है. At one point in the motion, the kinetic energy of the car is 90 kilojoules. The mass of the car is 800 kilogram. Calculate the speed. तो kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv². तो इसको हम 90,000 पुट करेंगे, 1/2 800 और v². 15 आंसर आ रहा है v के लिए. इसकी यूनिट ऑलरेडी लिखी हुई है, बस हमें नंबर लिखना है. अच्छा जी, a passenger in an aircraft seals some air inside a plastic bag. Explain how the particles of air in the bag exert a pressure on the inside of the bag. They hit the walls of the bag, exerting a force on it, on them. This force per unit area is called the pressure. When the bag is closed, the pressure of the air inside the aircraft is 80 kilopascals and the bag contains 500 centimeter cube of air. When the aircraft is on the ground, the pressure of the air inside the aircraft is 100 kilopascals. Calculate the volume of air inside the bag when the aircraft is on the ground. देखें, जब एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहा है ना, तो एयरक्राफ्ट का जो भी प्रेशर है ना, वो प्रेशर जो है ना एक्सर्ट हो रहा होगा किस पे, प्लास्टिक बैग पे. तो उस वक्त एयर ने इतना वॉल्यूम अपना मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, एयर पार्टिकल्स ने इनसाइड द बैग. जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर आ गया तो वो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया. तो एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ने से जो वॉल्यूम ऑफ द एयर होगा बैग में वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. तो अब हम रिलेशन यहाँ यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 था 80 और वॉल्यूम था 500, ये हो गया 100. V2 हमने निकालना है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 400 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होना चाहिए. यहाँ पर हम 400 लिख देंगे. स्टेट वन अजम्पशन दैट यू मेड इन योर कैलकुलेशन. पहली बात ये कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज या इज कांस्टेंट, ठीक है. और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जो चीज साथ साथ कांस्टेंट रहती है ना, वो है क्वांटिटी या मास, ठीक है ना. मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो इन दोनों में से कोई एक assumption लिख देंगे, करेक्ट हो जाएगा. द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द ग्राफ
In figure 3.2 shows the initial pressure and volume of the air inside. देखें 500 पे 80 है ना. Sketch a line on figure 3.2 to show how the volume of the air changes as the pressure increases. तो 100 पे हम 400 पे मार्क कर देंगे. ऐसे बना देते. Next question. One type of renewable energy source is shown in figure 4.1. State the name of renewable energy source shown in figure 4.1. Geothermal है. Thousand kilograms of cold water at a temperature of 20 is pumped down to the hot rocks. The water returns partly as steam and partly as hot water. Steam and the hot water are both at a temperature of 100. Specific heat capacity आपको given है. MC डेल्टा T भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं. तो ये बन जाएगा 3.36 10⁸ जूल्स. ठीक है. जूल्स तो इन्होंने लिखा हुआ है, हम 3.36 into 10⁸ लिख देंगे. Explain why more energy is transferred when 1 kilogram of the steam cools to 20 degrees centigrade than 1 kilogram of the hot water cools to 20 degrees centigrade. You should include a reference to the arrangement of the particles in liquid and in gases in your answer. Steam particles are further apart and possess more energy as compared to liquid particles at 100 degree centigrade. ठीक है. ये हम कैसे कह रहे हैं कि इसमें स्टीम के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होती है. देखें, ये जो स्टेट चेंज है ना, ये बता रहा है कि आपके पास जो स्टीम के पार्टिकल्स है ना, इन्होंने एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के लिए चाहिए थी. इसको हम कहते हैं विजिबल हीट, जो आप Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा से कैलकुलेट करते हैं. इसके बाद इन्होंने कुछ और एनर्जी भी एब्जॉर्ब की है जो कब एब्जॉर्ब होती है, स्टेट चेंज में. इसमें टेम्परेचर तो 100 पे मेंटेन रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में. तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. ठीक है, लेटेंट हीट. तो स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं उसमें ये दोनों तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. स्टीम पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा फर्दर अपार्ट होते हैं, बिकॉज दे हैव गेन्ड द एनर्जी ड्यूरिंग the change in temperature from 20 degree centigrade to 100 degree centigrade, and further energy is gained at 100 degree centigrade as the latent heat of vaporization. So they can provide more energy.
ठीक है, एज कंपेयर टू hot water. They give off more energy. Question 5. Figure 5.1 shows light in air incident on the side of a rectangular glass block at an angle of 60. The refractive index of the glass is 1.6. The light travels in the glass and is incident on side XY at P. Underline all the terms that describe wave of light. तो electromagnetic wave है और transverse wave है. At the point where the light enters the glass, the angle of refraction is R. Calculate small r. हमें glass का refractive index given है, तो ये होगा sin I upon sin R. अच्छा, ये हो जाएगा 1.6, यहाँ पर आ जाएगा sin 60 और ये होगा sin R. Sin R is equal to √3/2 multiplied by 1/1.6. तो R is equal to sin inverse of 32.8 degree. Calculate the critical angle C for light traveling in the block. तो N is equal to 1/sin C और C equal हो जाएगा sin inverse of 1/n जो कि 1.6 है. $38.7 डिग्री तो ने लगाया हुआ, बस हमें 38.7 लिखते, तो ये 39 हो जाएगा. At P, the angle theta between the ray and the normal is theta is equal to 90 minus R. State and explain what happens to the light when it is incident on the side XY. जब ये देखेंगे जो थीटा है ना, ये है इक्वल टू 90 माइनस आर के, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 57. अब ये जो 57 है, 57 का एंगल ऑफ इंसिडेंस है बन रहा है यहाँ पर ना, जबकि क्रिटिकल एंगल कितना है 39. तो जब लाइट एक डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो होती है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि उसका इंसिडेंस का एंगल क्रिटिकल से कम है या नहीं है. यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी. और इंटरनल रिफ्लेक्शन में ना हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए. तो ये वाला एंगल भी हम कितना ड्रॉ करेंगे 57. ठीक है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, और उसकी वजह यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ग्रेटर है. State and explain what happens to the light when it is incident on side XY. Next question. इसमें कह रहे हैं कि a 4.5 volt battery is connected in a circuit with an ammeter and a light dependent resistor LDR and an 1800 ohms fixed resistor. ठीक है, ये हमारा एमीटर आ गया, यहाँ पे फिक्स रेजिस्टर है, ये LDR आ गया. Figure 6.1 is the circuit diagram. The light incident on the LDR causes its resistance to be 9000 ohms. Calculate the total resistance of the circuit. अब चूंकि ये दोनों किस तरह कनेक्टेड है, पैरेलल में, $1500 आ जाएगा, तो 1500 इसके फाइनल आंसर है. ठीक है, the reading on the ammeter. तो V divided by total resistance. तो इसको ना हम यूं लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ एम्पियर्स. सही है.
Okay ji. A very bright lamp is switched on and the intensity of the light incident on the LDR increases. State and explain what happens to the current in the LDR. Current increase होगा और as the resistance decreases. State and explain what happens to the current in 1800 ohms resistor. अच्छा, अब लाइट की ब्राइटनेस बढ़ने से 1800 वाले रेजिस्टर में करंट को क्या असर पड़ेगा? हम लिखेंगे नो इफेक्ट. हाँ, लाइट से कांस्टेंट रेजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं. फिगर 7.1 shows a horizontal current carrying wire in the gap between the poles of a permanent magnet. There is a magnetic field in the gap between north and south pole. The current in PQ is from left to right. Describe the effect of magnetic field on PQ. Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on the conductor because of the interaction of both magnetic field. क्योंकि हर करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको आप किसी और फील्ड में रखेंगे ना, तो दोनों फील्ड क्या करेंगी? इंटरैक्ट करेंगी और फिर कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी. वो फोर्स कंडक्टर को क्या कराएगी? मूव कराएगी. तो ये बात हमने लिखी है. State the effect of PQ on increasing the strength of magnetic field in the gap. जी, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. इसके बाद आगे चलते हैं. ये कह रहे हैं कि फिगर 7.2 shows part of a torch. The torch does not contain a battery. The torch is shaken and this causes the magnet to move backward and forward through the coil. Explain why an electromotive force is induced across the coil when the magnet moves. यहाँ पर वो वाला लॉ अप्लाई होगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. तो कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. तो मैग्नेट के मूव होने से असल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कट कर रही है ना सॉलिनॉइड को, वो चेंज हो रही है, वो उसमें तब्दीली आ रही है, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. तो आप लिखेंगे यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. तीन चीजें ना, तीनों तीनों नोट कर लेना. नंबर 1 ये कि आप कॉइल्स के टर्न्स इंक्रीज कर दें. नंबर 2 स्पीड ऑफ मूवमेंट इंक्रीज कर दें. नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह बढ़ा दें. तो वो आमतौर पर ऐसे होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लेते हैं. As the magnet moves into the coil, the EMF induced produces a current in the coil. Explain how this opposes the motion of the magnet. ये जो करंट फ्लो करता है ना सोलेनॉइड में, इसकी भी एक क्या बनती है? अब मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटीज है ना, वो इस तरह अलाइन होती है कि वो मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे देखें नॉर्थ पोल इन साइड द सोलेनॉइड आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा? और साउथ. हाँ, और जब ये आउटसाइड मूव कर रहा होगा तो तब यहाँ साउथ और नॉर्थ इस तरह इंड्यूस हो जाएगा. सही है. तो अब आपको यही बताना है कि ये कैसे इंड्यूस उसको अपोज करेगा.
Question number 8. Figure 8.1 shows a circuit containing 230-volt AC supply connected to a television and two lamps. In normal operation, both switches are closed. The power supply to each lamp is 40 and the power applied to television is 120. Calculate in normal operation the total number of kilowatt hour of energy supplied to circuit in 1 hour. जी, अब देखें इसमें ना एनर्जी सप्लाई को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल पावर चाहिए होगी, तो हम लिखेंगे टोटल पावर इज इक्वल टू 120 जी 200 वॉट, और अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से तो ये किलोवाट में आ जाएगा। अच्छा, अब हम पावर नहीं, अब हम निकालते हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर्स, तो किलोवाट में आ गया 0.200 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर, सो 0.2 किलोवाट आवर, 0.2 लिख देंगे बस, सही है। इसी को हम यूनिट कहते हैं बेसिकली, 0.2 यूनिट्स यूज होंगे। द करंट इन ईच लैम्प, हर लैंप में कितना करंट आएगा, फॉर्मूला हम लिखेंगे P इज इक्वल टू VI, करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कह रहा हूँ वोल्टेज, पावर कितनी है 40 है और 230 है, तो इसका आंसर आएगा 0.17 एम्पियर्स। तो करंट इन ईच लैंप इज 0.17। Explain why the switches are placed in live wire and not in the neutral wire. When circuit is switched on or off, it prevents the appliances from electric shocks and voltages or currents by disconnecting them from the supply. तो डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अप्लायंस में से। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द टू लैंप्स इन पैरेलल इन द सर्किट। तो पैरेलल में फायदा ये होता है कि वन गोज ऑफ the other still works, ठीक है। अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहेगा। Figure 9.1 shows the main parts of a nuclear reactor. अच्छा, the fuel contains uranium-235 which can undergo nuclear fission. Describe the process of nuclear fission that occurs in the fuel rod. Your description should include the role of neutrons in the process. यानी एक न्यूट्रॉन आप हिट करते हैं, यूरेनियम में अब्सॉर्ब होता है, यूरेनियम का न्यूक्लियस डीकंपोज होता है, दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं और साथ साथ दो न्यूट्रॉन्स भी बन जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई अलग होते हैं, साथ साथ दो न्यूट्रॉन भी निकल रहे होते हैं। उसका ये होता है कि अगर आगे और यूरेनियम्स मौजूद होंगे ना तो वो उनको जाके हिट करेंगे, तो फिर ये जो फिजन है ना ये चेन रिएक्शन की तरह मल्टीपल होता चला जाता है। Explain what happens as a control rod is moved out of a reactor core.
अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी कैपेसिटी होती है ना कि वो कितनी एनर्जी को हैंडल कर सकता है, सही है। तो उससे ज्यादा होगी ना तो फिर वो सेटअप उसे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। द न्यूक्लियर रिएक्टर रिलीजेज एनर्जी एट अ स्टेडी रेट बाय रेफरिंग टू न्यूट्रॉन्स डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग टू अचीव दिस स्टेडी रेट। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड जी टू absorb neutrons and carry out fission in a controlled manner। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स को ना वक्तन फवक्तन रिप्लेस भी किया जाता है ताकि अगर उनकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है तो नए कंट्रोल रॉड्स उसमें, तो कंट्रोल रॉड्स आर एब्जॉर्ब कंट्रोल्ड मैनर ओनली वन न्यूट्रॉन per fission is allowed to carry out further fission। Explain the purpose of the moderator in the nuclear reactor। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर का क्या काम होता है? ठीक है, अगर वो रैंडमली और बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे ना तो हो सकता है कि यूरेनियम को फिजन ना करवा सकें, और कुछ आप एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं तो फिर रेट कम होना शुरू हो जाएगा, तो उसको स्लो डाउन करा के यूरेनियम की तरफ गाइड किया जाता है ताकि वो फिजन के अंदर यूज हो जाए। द सन इज अ स्टार इन अ स्टेबल पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। यूजिंग आइडियाज अबाउट फोर्सेस एक्सप्लेन हाउ द सन रिमेन स्टेबल इन दिस पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो बेसिकली उसकी जो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो फ्यूजन से बैलेंस हो रही है। Describe what happens to stars of similar mass to the sun at the end of the stable part of their life cycle। अच्छा जी, the orbital speed of Earth around the Sun is 30 kilometer per second। Use this value to calculate the distance of Earth from the Sun। Show your working, state the unit of your answer। अब आपको ऑर्बिटल स्पीड गिवन है, ठीक है। एक पूरा जो ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस कितना बनता है? एस से अगर मैं इसको लिख लूं वो बनता है इक्वल टू सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये कैपिटल आर किसका रेडियस है? ऑर्बिट का, ऑर्बिट का है जी। अच्छा, कितने टाइम में अर्थ अपना एक वो कंप्लीट कर लेती है साइकिल? ऑन एवरेज 365 डेज, या अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 60 इंटू 60 ताकि ये सेकंड्स में आ जाए। अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस, आपने क्या फाइंड करना है भाई? डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस बिटवीन द ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे, स्पीड हो जाएगी 30, टाइम है 365 मल्टीप्लाइड बाय
जी 24 इंटू 3600 और जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो इक्वल टू सर्कमफेरेंस है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 10⁸ किलोमीटर्स, या मीटर्स में भी इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना। पार्ट डी, द लाइट emitted by distant galaxies show various amounts of redshift. State the name of galaxy that contains our sun. State what is meant by redshift and describe how it is caused. Redshift जो होता है ना, ये प्लैनेट्स या स्टार्स के एक दूसरे से दूर मूव करने की वजह से जो वेरिएशन आती है ना लाइट में, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट में जो वेरिएशन आती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जैसे हम खड़े हों और एक एम्बुलेंस हमारे सामने से गुजर के जा रही हो, तो एम्बुलेंस एक लाइट साउंड इमिटिंग सोर्स है ना, तो जब एम्बुलेंस हमारे पास आ रही होती है ना, तो हमें उसकी आवाज में एक और तरह की वेरिएशन फील होती है, लेकिन वही एम्बुलेंस जब हमसे दूर जा रही होती है तो उसके ऑपोजिट वेरिएशन है। इसी तरह से एक लाइट इमिटिंग स्टार है, तो जब वो किसी चीज के करीब आ रहा होगा ना, तो लाइट के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी में एक अलग तरह का चेंज आएगा। जी, दूर जाने से रेड शिफ्ट बढ़ता है और करीब आने से रेड शिफ्ट कम हो जाता है। रीजन भी हमने बता दिया और क्या होता है वो भी बता दिया। An astronomer compares the spectrum of light emitted by the sun with the spectrum of light emitted by the distant galaxies P and Q. 10.1 shows same four lines as observed in all three spectrums. जी, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है राइटवर्ड, तो सन की वेवलेंथ आपको नजर आ रही है कम, पी की उससे ज्यादा है और क्यू की उससे भी ज्यादा है। स्टेट what figure 10.1 enables the astronomer to deduce about galaxy P and galaxy Q. Explain the astronomer's reason in your answer. Reason क्या हम देंगे कि Q is faster than P as it is farther from the sun. The redshift of Q is जी, मैं लिख रहा हूँ ना, more than P because of larger wavelength. We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.